बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का चीन जाना कोई मामूल का सिफारती दौरा नहीं है, बल्कि ये दौरा एक ऐसे वक्त पे हो रहा है जब आलमी सियासत पहले ही यूक्रेन जंग, मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी और तवानाई के बदतरीन बहरान का सामना कर रही। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग की यात्रा से वापसी देख चुकी है, जहां उनका रियासती सतह पर भरपूर और यादगार इस्तेमाल हुआ और सदर पुतिन की बीजिंग आमद पर भी कुछ ऐसे ही मनासिर देखे गए, जिससे यह तासुर मजीद मजबूत हुआ कि चीन किसी एक ब्लॉक में शामिल होने की बजाय तमाम बड़ी ताकतों के साथ अपने ताल्लुकात को मुतवाज़िन अंदाज में आगे बढ़ा रहा है। सदर शी ने सदर पुतिन से मुलाकात के आगाज में कहा कि दोनों ममालिक को तरक्की के अमल में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जबकि सदर पुतिन ने एक बार फिर चीन और रूस की दोस्ती का जिक्र किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मशरक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया, क्योंकि अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव ने आलमी तवानाई मंडियों को मुतासिर किया है और अपना हरमुज जैसे अहम तजारती रास्तों के मुस्तकबिल पर सवालात खड़े कर दिए हैं। चीन और रूस दोनों ईरान के करीबी शराकतदार हैं और माजी में भी तेहरान को सिफारती और मौशी सहारा फराहम करते रहे। सदर शी और सदर पुतिन ने इस इम्कान पर भी गौर किया कि आया वो किसी मुमकिन अमन अमल में कोई किरदार अदा कर सकते हैं या नहीं, लेकिन दोनों मुल्क ही किसी बड़े सिफारती टकराव से गुरेज चाहते हैं। सदर शी ईरानी जंग के खात्मे के लिए एक 4 निकाती तजवीज भी पेश कर चुके, जिसका जिक्र उन्होंने सदर पुतिन से मुलाकात में भी किया और कहा कि मशरक़ वस्ता में जंगी कार्रवाइयों का खात्मा नागुज़ीर है। दोनों रहनुमाओं ने रूस यूक्रेन जंग पर भी तबादला ख्याल किया, जबकि तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने, तेल और गैस की तरसील और मुस्तकबिल के बड़े मंसूबों पर भी बातचीत हुई। दिलचस्प बात यह है कि व्लादिमीर पुतिन का यह दौरा अगरचे पहले से शेड्यूल था, लेकिन अमेरिकी सदर ट्रंप की चंद रोज पहले बीजिंग आमद और फिर खाली हाथ वापसी ने इस दौरे की अहमियत में गैर मामूली इजाफा किया। और इस दौरान जब सदर व्लादिमीर पुतिन चीन के दौरे के लिए रवाना हो रहे थे, तो रूसी फौज ने 3 रोजा जौहरी नौइयत की बड़ी मशकों का आगाज कर दिया। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक ये मशकें 19 से 21 मई तक जारी रहेंगी, जिनमें मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों में जौहरी अफवाज की तैयारी और रद्द-ए-अमल की सलाहियत का अमली जायजा लिया जा रहा है। इन मशकों में 64,000 से ज्यादा फौजी हिस्सा ले रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स के तजर्बात हो रहे हैं और दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर ने दावा किया है कि यूक्रेन रूसी तेल की तंसीबात पर मुसलसल ड्रोन हमले कर रहा है, जिसके बायस रूसी तवानाई कंपनीज को बाज़ इलाकों में अपनी पैदावार महदूद करना पड़ी। इस पूरे मंजरनामे में रूसी सदर का दौरा चीन इसलिए भी गैर मामूली है क्योंकि ट्रंप को यह गलत फहमी थी कि वो चीन को रूस से दूर करने में कामयाब रहेंगे, लेकिन सदर शी उनकी बातों में नहीं आए और अब मगरबी तजियाकार ये तासुर दे रहे हैं कि रूस मुकम्मल तौर पर चीन के ज़ेरे असर है, जबकि हकीकत यह है कि दोनों ममालिक बराबरी की सतह पर अपने ताल्लुकात कायम रखे हुए हैं और इनके मफादात भी मुश्तरका हैं। रूसी तेल की बड़ी मिकदार अब रियायती निर्खों पर चीन को फराहम की जा रही है, जबकि चीन अपनी सनती जरूरियात और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस ताउन को मजीद गहरा कर रहा है। यह मुलाकात इसलिए भी अहम है कि इस वक्त आलमी मंजरनामे में जारी तब्दीलियां दोनों ही मुल्कों पर असरअंदाज हो रही हैं और मुख्तलिफ आलमी तनाज़ात और अपने मफादात के दरमियान ये तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। खालिद चिश्ती साहब, बहुत वक्त का एयर कमोडोर साहब, अभी अगर इस दौरे को देखें तो गुज़श्ता दौरा जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया और अभी जो पुतिन की तरफ से किया जा रहा है, मैं अगर आपको ये कहूं कि सिर्फ सिंपल इस चीज का इहाता कीजिए कि दोनों दौरों में प्रोटोकॉल किसको ज्यादा मिला और उसकी असेसमेंट किस तरीके से हो सकती है, तो किन अल्फाज में मंजरकशी करें? बहुत शुक्रिया यासिर साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, फिर हिस्टोरिकली हमें देखना पड़ेगा कि हिस्टोरिकली किस तरह का वेलकम चाइना देता आया है। क्विकली मैं 71 से शुरू करूंगा, बहुत तेजी से कोशिश करता हूं। कर हेनरी किसिंजर पाकिस्तान आए थे दौरे पर और बताया गया कि बीमार हो गए हैं, आपको याद होगा, और मरी चले गए। वो मरी एक्चुअली नहीं गए थे, वो चाइना गए थे 71 में, 71 की जंग से कुछ अर्सा पहले। तो उसके बाद रास्ता खुला और उसके बाद प्रेसिडेंट निक्सन आए थे 73 में, उन्होंने चाइना का विजिट किया था। उस वक्त उन्होंने चू एन लाई ने उनका रिसीव किया था। चू एन लाई इस वक्त वजीर आजम कह लें या नंबर 2 थे और माओ जेतुंग नंबर 1 थे, जो पीपल्स हॉल में उनको रिसीव करते किया उन्होंने, लेकिन चू एन लाई उनको एयरपोर्ट लेने आए थे, जो सबसे प्रोमिनेंट उस वक्त फिगर थे। उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड आ जाते हैं, जितने दौरे हुए हैं, प्रेसिडेंट ओबामा का जो 2009 का जो दौरा था वो मेरे हिसाब से सबसे गर्मजोशी उसको मिली थी। उसके बाद और उसमें रिसीव किया था वाइस प्रेसिडेंट शी ने, जो अभी प्रेसिडेंट है। उस वक्त ये मालूम हो चुका था कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट ये हैं, लेकिन ये उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट के स्टेटस से इनको रिसीव करने आए थे प्रेसिडेंट ओबामा को। उस वक्त 2009 की बात कर रहा हूँ। मुख्तलिफ दौरे रेगन ने भी किया, जॉर्ज बुश ने भी किया, हर एक ने अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन की। शायद उसके लिए तफसीलात का आपके पास टाइम नहीं होगा, लेकिन अभी जो उनको रिसीव किया गया, अभी भी वाइस प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट ट्रंप को रिसीव किया था, जो कि एक ट्रेडिशन है। तो एक उसमें देखना चाहिए। ये जरूर है कि वो जो तमाम डेलीगेशन थे, जिसमें एलॉन मस्क शामिल था, जेबी मॉर्गन शामिल था, जो सबसे बड़े बैंकर हैं, सैन वॉन था, जो
इनवीडिया जो सिम और चिप्स बनाने वाली सबसे बड़ी अमेरिकन कंपनी है, उसका जो सीईओ था वो तमाम उनके साथ थे, बहुत बड़ा डेलीगेशन लाए थे ताकि चाइना को इंसेंटिवाइज किया जा सके कि इतना बड़ा मैं बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेके आ रहा हूँ। जाहिर है चाइना से ईरान के मामले पर और जगहों पर वो कंसेशन चाहते थे। ऑल्दो उन सबको एक बस में बिठाकर टर्मिनल पर लाया गया था, अलग-अलग गाड़ियां, लिमोजीन, इस तरह गाड़ियां लाइंड अप नहीं थी बाकी लोगों के लिए सिवाय प्रेसिडेंट के। तो ये एक अनयूजुअल नहीं था उस वक्त भी, क्योंकि ट्रेडिशनली वाइस प्रेसिडेंट ही रिसीव करते आए हैं। और अभी भी प्रेसिडेंट पुतिन का जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हैं वो ऐसा ही हुआ है। मेरा ख्याल है देखना ये पड़ेगा कि इसका आउटकम कितना गर्मजोशी। चाइनीज इसी तरह ऑन द फेस ऑफ इट ऑप्टिकली वो इस तरह का सेलिब्रेशन या ओवर सेलिब्रेशन या अपना पूरा शहर ब्लॉक करके या बंद करके और सारी इकट्ठा मिनिस्ट्रियों को लेकर लाइनअप नहीं करते, उनका ये ट्रेडिशन ही नहीं है। हाँ, देखना ये है कि चाइना जब क्लोज डोर मुज़ाकरात शुरू होंगे तो उसका जो आउटकम है, खासतौर पर एलामिया जो निकलेगा वो कैसा है। अभी आपने प्रेसिडेंट ट्रंप का देखा था, जो एलामिया निकला था वो दोनों की अपनी अपनी परसेप्शन के पॉइंट से निकला था। ताइवान का जाहिर है चाइना ने खुल के जिक्र किया था कि हम इस पर सेंसिटिव हैं, अमेरिका ने उसका खास का जिक्र ही नहीं किया था। ईरान पर अमेरिका ने अपनी कमजोरी नहीं दिखाई थी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो तो आउटकम पर डिपेंडेंट होता है। ये जो पोस्चरिंग ऑप्टिक्स होती है, चाइना मेरा ख्याल है लीस्ट कंट्री है जो ऑप्टिक्स पे बिलीव करती है जब वेलकम करना हो किसी पर। तो सर अगर अभी मौजूदा सूरत हाल में देखें तो पहले ट्रंप, फिर रशिया के प्रेसिडेंट आते हैं, तो यूं बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो ताकत का तवाजुन या सुपर पावर की नौइयत या सुपर पावर का स्टेटस जो तब्दील हो रहा है वो टोटल चाइना की तरफ हो रहा है। तो चाइना जंगे भी ना लड़े, चाइना ब्लॉक्स भी ना बनाए, चाइना उस तरीके से असलों की नुमाइश भी ना करे और चाइना दूसरों के ऊपर धौंस भी ना जमाए, तो फिर सुपर पावर का स्टेटस वो रफ्ता रफ्ता कैसे ग्रैब कर रहा है? मेरा नहीं ख्याल, मेरे एनालिसिस के मुताबिक चाइना किसी स्टेज पे भी अपने आप को सुपर पावर कहलाना चाहता है या अमेरिका की सुप्रीमेसी को या सुपर पावर के स्टेटस को चैलेंज करना चाहता है। चाइना एक साइलेंट ग्रोअर है जो बहुत ही खामोशी से इकोनॉमिक तरक्की कर रहा है और इस स्पीड पे कर रहा है कि वो लॉन्ग टर्म में अगर दुनिया में अमन रह जाए तो 25-30 साल के बाद इकोनॉमिक सुपर पावर ही दूसरी सुपर पावर होगा। क्योंकि सुपर पावर सिर्फ मिलिट्री से नहीं बनती, मिलिट्री तो सोवियत यूनियन के पास भी बहुत थी, लेकिन वो क्लैप्स किस बात पे किया? इकोनॉमिक रीजंस की वजह से। तो जब ये अफगानिस्तान से उसने पुल आउट किया 1979 में, तो 81 में टूट गया था सोवियत यूनियन, और टूटा मिलिट्री की वजह से नहीं था, मिलिट्री बहुत बड़ी थी उसके पास। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अमेरिका की सिर्फ मिलिट्री से वो सुपर पावर नहीं है, वो वैसे भी इकोनॉमिक पावर भी है। चाइना मिलिटरीली भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो किसी स्टेज पर मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका की सुप्रीमेसी को या टू पोलर या अपने आप को एक और पैरेलल एक सोवियत यूनियन के मुकाबले में कोल्ड वॉर की तरफ ले जाना चाह रहा है। उनका फोकस ऑल टुगेदर डिफरेंट है, उनकी प्रायोरिटीज ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। वो ऐसी ऐसी जगहों पर काम करना चाहते हैं जो एक वैक्यूम है दुनिया के अंदर, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, आईटी का हो, रोबोटिक्स का हो, सैटेलाइट्स का हो, एआई का हो, ईडब्ल्यू इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का हो। तो आई थिंक वो ऐसी डोमेन में आगे बढ़ रहे हैं कि दुनिया को हैरान कर रहे हैं, और अल्टीमेटली दुनिया बेशक सर मैं आपकी बात से मुत्तफिक तो हूं, लेकिन माजरत चाहता हूं सर, 100% हो नहीं पा रहा। आप ये बताइए कि जब आप ये कहते हैं कि खामोशी से वो ग्रो कर रहा है, तो फिर वेनेजुएला जो उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर तस्वुर किया जाता है, उसके सदर का उठा लिया जाना, और फिर ईरान के ऊपर दबाव सिर्फ इस वजह से डालना कि वो चाइना के साथ जो है वो अपनी तजारत कर रहा है, और उन डिपार्टमेंट्स में उन जगहों के ऊपर हाथ डालने की अमेरिका की कोशिश जहां पे चाइना ग्रो करता चला जा रहा है, तो चाइना कितना अरसा खामोश रहेगा और कितना अरसा वो अपने आप को सुपर पावर कहलाने की तगोदो नहीं करेगा? देखिए, चाइना का तो सबसे बड़ा है ही यही कि कहीं कितने कॉम्प्रोमाइज करने पड़े, लेकिन वो अपने आप को मिलिटरीली इंगेज करके डिप्लीट नहीं करना चाहता। अमेरिका ने क्या कुछ नहीं किया, ईरान का तो अभी है, इराक, लीबिया, सीरिया, और आप नाम लेते जाएं, दुनिया में कहां कौन से कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका नहीं कूदा, लेकिन उसकी प्राइस भी उनको देनी पड़ी है। फिर प्राइस यही है कि मिलिटरीली वो डिप्लीट होते हैं, इकोनॉमिक हर्ट होती है उनकी वो सारी की सारी। चाइना का तो देखिए, पहले आपने ये क्लैरिटी करनी होती है किसी भी मुल्क ने कि वो कौन सा रोड मैप लेना चाहता है। आया वो हर जंग में जंप इन करेगा कि वेनेजुएला हमला किया तो चीन हमला कर देगा, या ईरान का तेल रुक गया तो चीन हमला कर देगा। चीन की तो ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह ही यही है, जो मैं अपने पिछले सवाल के आर्गुमेंट में सब्सटेंशिएट करना चाहूंगा एक और रीजन से, कि चीन की तो सबसे बड़ी वजह यही है कि उन्होंने जंग को अपने रेड लाइन किया हुआ है कि जंग हम नहीं लड़ेंगे। उसके बाद वो इतना ज्यादा वैक्यूम क्रिएट कर लेते हैं अपनी फेवर में कि वो और फ्रंट से, ऑल्टरनेट सोर्सेज से, ऑल्टरनेट ऑप्शन या स्ट्रैटेजी से बीट आउट कर देते हैं।
वेनेजुएला का तेल होने से चाइना कोलैप्स तो नहीं किया, हालांकि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी। ईरान पे उनकी 1.4 बिलियन बैरल रोजाना ईरान से वो लेता है। वो ईरान की तकरीबन 90% ऑयल एक्सपोर्ट थी जो चाइना लेता रहा है, और लेकिन चाइना की वो सिर्फ 13% है। तो मैं ये कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि चाइना ने कोई ऐसे सोर्स को या किसी ऐसे रिलेशनशिप को इंडिस्पेंसिबल नहीं बनाया हुआ। मैं तो अभी भी ये सोच रहा हूं कि किसी स्टेज पर अगर अमेरिका ये वादा कर ले कि ताइवान से वो पुल आउट कर लेगा अपनी सपोर्ट, तो वो ईरान से भी शायद कॉम्प्रोमाइज कर ले चाइना। तो ये नेशनल इंटरेस्ट कन्वर्ज करती हैं। किसी स्टेज पर कोई परमानेंट दोस्त दुश्मन नहीं होते। आपकी नेशनल इंटरेस्ट कन्वर्ज करती हैं तो आप करते हैं। तो चाइना, जैसे मैंने कहा कि अगर चाइना को हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस मिल जाए कि ताइवान में इंटरफेयर नहीं करेगा अमेरिका, $11 बिलियन का जो असले का प्रॉमिस किया हुआ है ताइवान को वो नहीं देगा, पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली सपोर्ट नहीं करेगा, तो मेरा ख्याल है चाइना के लिए बहुत ज्यादा इंसेंटिवाइज हो। तभी तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो क्या ऐसी सूरत में सर आप समझते हैं कि ऐसी सूरत में चाइना जो है वो अमरीकी ईमा के ऊपर ईरान पे दबाव डाल सकता है, या फिर चाइना कहीं पे अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर को नहीं खोएगा? जिस तरीके से अभी रशिया के बारे में बात ये की जा रही है कि रशिया ने वेलकम किया इस सिचुएशन को कि चाइना ने ईरान के मुखालिफ कोई स्टेटमेंट नहीं दी, यानी अगर वो ये देता तो रूस को भी कोई खदशा हो सकता था। ये ऐसी तजियाकारी है, ऐसी बातें हो रही हैं, इसमें कितनी सदाकत दिखाई देती? देखिए, हम जो तजिया करते हैं और जो मीडिया पर करते हैं, आमतौर पर हम देखना चाहते हैं क्लियर कट येस और नो। डिप्लोमैट्स, ये बहुत बड़े बड़े जो टॉप लीडर दुनिया के होते हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट में बात नहीं करते। जाहिर है हम तो व्यूअर से बात करना चाहते हैं, उनको एक अपडेट देना चाहते हैं, तो हम एक क्लियर पिक्चर जितनी हो सके वो देना चाहते हैं। लेकिन लीडर, आपने देखा कि पब्लिकली बात नहीं करते। मेरा ख्याल है हम अभी भी आप गूगल करें तो प्रेसिडेंट शी की किसी ने आवाज भी ना सुनी हो कि वो कैसे बात करते हैं, उनका वॉइस कैसा है, उनकी पिच कैसी है, बहुत कम लोगों ने सुना। प्रेसिडेंट ट्रंप रोजाना मीडिया पर आते हैं। तो ये लीडरशिप पर डिपेंडेंट होता है। चाइना की तो ये पॉलिसी रही है ओवर द इयर्स के वो साइलेंटली काम करते हैं, प्रोग्रेसिव लीगल। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से कर देता हूँ जो रियल लाइफ स्टोरी है। प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम पे एक बहुत ज्यादा कोई कन्वेंशन हो रही थी, कुछ लोगों ने प्रेसिडेंट ओबामा से पूछा कि हम हर चीज जो करते हैं वो चाइना कॉपी कर लेता है, और ये तो इस तरह हम बल्क में बनाते नहीं है और चाइना उसको मैस प्रोडक्शन कर देता है और सारा कारोबार चाइना के पास चला जाता है। प्रेसिडेंट ओबामा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारी जो क्रिएटिविटी की लीड है वो अगर जब तक वो नहीं ले रहा, और जब जैसे मैंने कहा वो मैस प्रोडक्शन सिर्फ करता रहे, तो असल ब्रेन तो हमारे पास है, असल इनोवेशन तो हमारे पास ही रहेगी। हमने उसकी लीड रखनी है। तो अब दोनों फर्क मैंने अब बताने की कोशिश की है कि अमेरिका अपनी तरह से लीड रखना चाहता है, लेकिन चाइना, मैं नहीं कह रहा ओबामा साहब के जमाने में तो होगा 2009 में कि वो बल्क प्रोडक्शन करके, मैस प्रोडक्शन करके या कॉपी करके चीजों को बेचता हो। अब बहुत ज्यादा चाइना आगे चला गया है। तो मेरा ख्याल है कि चाइना की ये पॉलिसी है ही नहीं। और जैसे हमने जब पहले बात की है, मैंने भी अर्ज किया कि रूस से करीब आने का मतलब किसी और मुल्क से दुश्मनी नहीं होता। ये तमाम मुल्क ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं देखते, ये बहुत सारा एरिया ग्रे रखते हैं कि यहाँ पे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ईरान के फेवर में जानी है, और अगर के ईरान के फेवर में नहीं जानी है तो फिर मैं आपको छोटी सी एक और मिसाल ऐड कर देता हूँ। 14 मई को अभी दौरा शुरू था प्रेसिडेंट ट्रंप का। 11 मई को सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास हुई है कि जो बहरी जहाज हैं जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के इलाके में, उनकी तलाशी ली जा सकती है। अब ये बड़ा सख्त स्टेटमेंट थी जो पास हो गई। एब्स्टेन किया चाइना ने भी और रूस ने भी। अब आप विजुलाइज करें कि ईरान को हर्ट नहीं होना चाहिए। ईरान बड़ा दुखी होगा इस बात पे कि देखें वीटो नहीं किया इस दफा चाइना ने और रूस ने। लेकिन मेरा मानना यह है कि चाइना इंसेंटिवाइज कर रहा था प्रेसिडेंट ट्रंप को कि ये रेजोल्यूशन मैंने वीटो नहीं की है, इसका मेरे दरवाजे खुले हैं आपके लिए, अगर आप आना चाहें, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है आपके पास। तो मैं सब्सटेंशिएट अब मिसालों से कर रहा हूं, थ्रू डाटा कर रहा हूं। इल्यूजन में या डिल्यूजन में बात इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास वो डाटा है नहीं। मेरे पास वही है जो नजर आ रहा है, उससे हमने एक्सट्रैक्ट करना है कि चाइना इंसेंटिवाइज करना चाहता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना किसी एक मुल्क के दोस्ती का मतलब दूसरे से दुश्मनी का डिक्लेयर कर देगा। चाइना के इंडिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात है, तो हम क्या कहें कि हमसे दोस्ती है तो उधर क्यों करता है? हमारे से कहीं ज्यादा ट्रेड है वॉल्यूम का अभी भी उनका। तो ये हमें एक ओपन माइंडेड देखना होगा कि दुनिया अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करती है। अच्छा सर, ये बताइए कि पुतिन इधर का दौरा करते हैं चीन का, और उसी वक्त में वहाँ पे फौजी मशकों का आगाज़ हो जाता है जिसमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के तर्जुबात भी होने हैं। तो क्या इसे सिर्फ ये कह सकते हैं कि पहले से डिसाइडेड है, ये तो होना ही होना था, या फिर ऐसे वक्त में इस चीज़ का इंतखाब किन वजूहात की बुनियाद पे होता है? यहाँ पे क्या सिफारती या जंगी इशारे दिए जाते हैं? जी बिल्कुल होता है, इसमें कोई शक नहीं है। स्टैंड लोन नहीं होता है। बाज दफा आपको टाइम करना पड़ता है, कन्वर्ज करना पड़ता है टू सिग्नल और टू पोस्चर, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये एक सिग्नलिंग होती है, एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ होती है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी देखा आपने कि बहुत ज्यादा कोशिश की कि चाइना के दौरे से पहले ईरान का किसी ना किसी तरीके से मसला हल कर लें।
क्योंकि वो नहीं देखना चाहते थे अपने आप को ऐसा सदर जो चाइना लैंड कर रहा है बीजिंग, लेकिन उसके पास भी एक डिमांड या ख्वाहिश है जो अनफुलफिल्ड है, जिसका मतलब है जिसका उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो ये दुनिया में होता आया है कि आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बातचीत करते हैं, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से विजिट करते हैं, और जाहिर है पोस्टिंग जब करते हैं तो उसको टाइम करते हैं उसके साथ ऐसा ताकि सिग्नल किया जाए। ये बिल्कुल पॉसिबल है इसका मतलब, लेकिन उसका फिर हैविंग सेड दैट उसका मतलब ऑल आउट वॉर भी नहीं होता, कोई अटैक भी नहीं होता, अपने शो ऑफ स्ट्रेंथ करना होता है, उसको सिंक करना होता है अपने विजिट या डिप्लोमेटिक प्रेशर के ऊपर जो आप करना चाहते हैं। यानी इन इशारों का मतलब मुकम्मल जंग भी नहीं है, लेकिन इन इशारों का मतलब पैगाम रसानी तो ज़रूर है कि हम में ताकत कितनी है, या हम क्या चाहते हैं, या हमारी हैयत कितनी है। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार के रोज जब यह ऐलान किया कि वो ईरान पे बड़ा हमला करने वाले थे, लेकिन दोस्त ममालिक के मशवरे पे उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो उनके इस बयान को ईरान पर दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली के तौर पर देखा गया। लेकिन उन्होंने जब ये कहा कि ईरान के पास जौहरी हथियार होते तो वह इजराइल को खत्म कर देता, तो सदर ट्रंप के इस बयान ने अमेरिका और अमेरिकी पॉलिसीज पर इजरायली असर रसूख को वाज़ेह कर दिया। यूं ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका को ईरान से मसला नहीं, बल्कि उसके लिए इजराइल का तहफ़्फ़ुज़ ज्यादा अहम है, जिसके बायस सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया ने इजराइल की जानिब से गजा और लबनान में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर आंखें बंद कर रखी हैं। गुज़श्ता बरस जब गजा में अमेरिकी सालसी में जंगबंदी हुई तो उसका मकसद 2 साल से ज्यादा अरसे से जारी इजरायली कार्रवाइयों को रोकना था, लेकिन हकीकत यह है कि खत्ते के हालात मुसलसल बिगड़ रहे हैं। जंगबंदी के दौरान भी इजरायली कार्रवाइयां कम शिद्दत के साथ तकरीबन रोजाना जारी रही हैं। गजा के सरकारी मीडिया ऑफिस के मुताबिक इजराइल ने 10 अक्टूबर 2025 के बाद भी कम से कम 2400 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की, जिनमें 1109 फजाई हमले हुए, जबकि 921 फायरिंग के वाकयात शामिल हैं। उन कार्रवाइयों में 14 मई तक कम से कम 857 फलस्तीनी शहरी शहीद और 2486 जख्मी हुए, जिनमें 229 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 50 अफराद को हिरासत में भी लिया गया। मजमूई तौर पे अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में शहादतों की तादाद 72,700 से तजावज कर चुकी है, जबकि हजारों अफराद अब भी लापता है। अलमिया तो यह है कि जंगबंदी मुआहदे के वक्त इजराइल का फलस्तीन के तकरीबन 53% इलाके पर कंट्रोल था, जो अब बढ़कर 64% तक पहुंच चुका है, जिससे फलस्तीनी आबादी मजीद महदूद इलाकों में समट चुकी है। इसी दौरान बड़े पैमाने पर घरों की मिसमारी जारी रही। इब्तदाई 3 माह में 2500 से ज्यादा इमारतें मुनहदिम कर दी गई, जिनमें कई वो इलाके भी शामिल थे जो मुआहदे के तहत उस पूरे मंजरनामे में तहफ़्फ़ुज़ फराहम किए जाने के मुतबादिल करार दिए गए और गैर मुतनाज़े तसव्वुर किए जाते थे। इंसानी इमदाद की सूरत हाल भी बदतरीन रुख इख्तियार कर चुकी है। जंगबंदी मुआहदे के मुताबिक रोजाना 600 इमदादी ट्रक मुतासरा इलाकों में दाखिल होना थे, लेकिन अप्रैल के आखिर तक सिर्फ 4500 ट्रक ही गजा में दाखिल हो सके। यूं औसतन रोजाना 200 ट्रक ही गजा में दाखिल हुए, जिसके बायस ईंधन, अद्वियात और तिब्बी सामान की शदीद किल्लत पैदा हुई और एक बार फिर कहत के खदशात पैदा हो रहे हैं। रफा क्रॉसिंग भी मुआहदे के मुताबिक मुकम्मल तौर पर नहीं खोली गई, उसे तवील अरसे तक बंद रखा गया और बाद में फरवरी में महदूद आमदोरफ्त की इजाजत दे दी गई, लेकिन ये महदूद इजाजत भी पाबंदियों का शिकार रही और 2 फरवरी से 30 अप्रैल तक सिर्फ 1567 अफराद ही क्रॉसिंग कर सके, जबकि मुआहिदे के मुताबिक ये तादाद 6000 होनी चाहिए थी, जिसके बायस मुनासिब तिब्बी सहूलियात तक रसाई ना होने की वजह से रोजाना तकरीबन 10 अमवात रिपोर्ट हो रही हैं। दूसरी जानिब लबनान में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान कशीदगी भी एक मुकम्मल जंगी बहरान में तब्दील हो चुकी है। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 3020 लबनानी शहरी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 292 खवातीन और 211 बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल और लबनान के दरमियान भी 17 अप्रैल को अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में जंगबंदी मुआहिदा हुआ था, जिसे बाद में जून तक बढ़ा दिया गया था। और ये जंगबंदी अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए ईरान की एक अहम शर्त है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि इजराइली जा रही है तब भी जारी है। इसराइल ने जनूबी लबनान के साथ साथ बैरूत और दीगर इलाकों को भी निशाना बनाया और यह रवायती मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हिजबुल्लाह दोबारा मुनज़्ज़म हो रही है। इसराइली हमलों के बाद लबनान में 10 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं, जो साहिली इलाकों, सड़कों और आर्जी खैमा बस्तियों में जिंदगी बसर कर रहे हैं। जनूबी लबनान में इजरायली अफवाज की मौजूदगी बरकरार है, जिसके बायस शहरी आबादी शदीद खौफ का शिकार है। लबनान भी
सियासी सूरत हाल पेचीदा लिए हुए है। हुकूमत एक ऐसे सिक्योरिटी मुआहदे की कोशिश कर रही है जिसमें इजरायली इनखला और हिजबुल्लाह के मसले दोनों का हल शामिल हो, लेकिन फरीकैन के दरमियान एतमाद की शदीद कमी है। हिजबुल्लाह इन मुज़ाकरात का हिस्सा भी नहीं, जिसके बायस बातचीत का अमल मुश्किल साबित हो रहा है। यूं लबनान में जंगबंदी सिर्फ कागजों तक महदूद है, जबकि जमीनी सतह पर हालात मुसलसल बिगड़ रहे। नाज़रीन, इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार वाइस एडमिरल रिटायर्ड हाशिम बिन सईद साहब ने। एडमिरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एडमिरल साहब, मंजरनामा जो गजा का है, सीज फायर हुआ, और फिर मंजरनामा जो ईरान और लबनान का है, सीज फायर हुआ। लेकिन इसी सीज फायर के अरसे के दौरान हमने ये देखा कि हजारों मरतबा गजा के अंदर भी सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई, लबनान के महाज के ऊपर भी की गई, और ईरान को भी धमकियां दी जाती रहीं। तो क्या हम ये कहें कि अमेरिका जो है उसे सिर्फ और सिर्फ ईरान दिखाई देता है अगर कहीं सीज फायर की खिलाफ वर्जी हो या ईरान की तरफ से कोई पोस्चरिंग की जाती रहे, लेकिन दूसरी तरफ उसे इजराइल दिखाई नहीं देता अगर वो लबनान में सीज फायर की खिलाफ वर्जी करता रहे या फिर गजा में करता रहे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में मदऊ करने का। देखिए, इसको हमें एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि जहां एक यूनिलैटरलिज्म का दौरा है और एक हेजेमोनिक टेंडेंसी, और जो भी पावरफुल स्टेट्स हैं उनको दे हैव ए प्रोपेंसिटी टू यूज पावर्स एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ देयर पॉलिसी। तो ये हमें पिछले कुछ अरसे में जहां ये chaotic और एक टर्बुलेंट जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट पूरी दुनिया में और स्पेशली मिडिल ईस्ट के खत्ते में हमें देखी जा रही है, उसमें हमने देखा कि इन टोटल डिसरिगार्ड टू लीगैलिटी, मोरालिटी और इंटरनेशनल नॉर्म्स, इजराइल ने कंटिन्यूज के गाजा में एक सेंसलेस वॉर तकरीबन 1 साल से ज़्यादा, जहां कोई 80,000 के करीब पैलेस्टीनियन शहीद कर दिए गए, और यही हाल अभी लेबनान में जारी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये यूनिलैटरलिज्म, अगर ये इसको अनचेक जाने दिया और दुनिया ने इसके अगेंस्ट इसको कंटेस्ट ना किया, तो पूरे खित्ते और पूरे आलमी अक़वाम का जो पीस है वो होस्टेज होगा। पावरफुल नेशंस जिन्होंने एक इंटरनेशनल ऑर्डर के टोटल डिसरिगार्ड कर, तो ये उसी एक सिलसिले की एक कड़ी है जो कि सीज फायर अनाउंस कर दिया, और बाकी कोर्शन और दूसरी मिलिट्री एक्टिविटीज, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो यमन हो, चाहे वो ईरान हो, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड है जो कि बहुत डेंजरस है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो एक गवर्नेंस सिस्टम था, चाहे वो यूनाइटेड नेशन था या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल थी, उस सब की जो है वो अहमियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और एक जिसे कहते हैं कि एक जंगल का कानून जो है आजकल की दुनिया में राइज है, और जहां पावरफुल स्टेट्स का जो है माइट इज राइट के प्रिंसिपल पे अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स परस्यू कर। लेकिन वाइस एडमिरल साहब, ये बताइए सर कि अपने जारहाना इकदाम को जायज़ किस तरीके से करार दिया जा सकता है? यानी आप ये देखिए कि अगर किसी कश्ती के गुजरने के ऊपर ईरान हमला कर दे तो वाज़ेह धमकियां जो हैं वो अमेरिका की तरफ से दी जाने लगती हैं। अभी एक ऑयल टैंकर स्काई वेव नाम का वो पकड़ा है अमेरिका ने, उसको वो जायज़ करार देता है। और मेनाब स्कूल के ऊपर हमला किया गया तो दुनिया ने आवाज़ें उठाई, तो अब जाके उसकी तौजीहात ये बयान कर दी कि क्रूज मिसाइल जो है उसकी साइट के अंदर वो स्कूल वाक़ था, हमने तो साइट के ऊपर हमला किया, हमें ये नहीं पता था उस साइट के ऊपर स्कूल भी है। तो ये इस तरह की तौजीहात, लेम एक्सक्यूजेस जो हैं या उसकी वजाहतें देके दुनिया को किस तरीके से आप राम कर सकते हैं? देखिए, जो जिसे कहते हैं कि इंटरनेशनल गवर्नेंस जो सिस्टम था, जो एक लॉफुल और लेजिटिमेट ऑर्डर था, वो कोलैप्स हो। तो उसी सिलसिले में ये जो ईरान और यूएस और इजराइल की वॉर है, एक तो देखें दोनों के दरमियान नेगोशिएशन जारी थी, और अभी ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये एक डिप्लोमेटिक और एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट करीब थी कि वो डील जो है स्ट्राइक हो जाए, लेकिन उसको टोटल डिसरिगार्ड करके उन्होंने एक एग्रेशन की, इजराइल ने और यूएस ने मिलकर ईरान के अगेंस्ट एग्रेशन की। तो मैं ये समझता हूँ कि चाहे वो इलीगल कैप्चर ऑफ वेसल्स हो, चाहे जहाँ यूएन चार्टर ऑफ लॉ ऑफ सी के तहत आप किसी भी इनोसेंट पैसेज के प्रिंसिपल को वायलेट नहीं कर सकते। तो ना ये वॉर जो है, आपको पता है कि ना ये पॉपुलर है पब्लिकली यूएस में और पूरी दुनिया में। आपने ईयू को देखा, बाकी मुल्कों को देखा जो उन्होंने, और नेटो ने
अमेरिका का साथ नहीं दिया, क्योंकि वो समझते थे कि ये जो वॉर है इनहेरेंटली इलीगल है और इलिजिटिमेट है। और इसके जो मोटिव्स थे वो आपको पता ही है कि ग्रेटर इजराइल का मंसूबा हो, चाहे वो एक रिलीजियस जायनिस्ट क्रिश्चियनिटी हो, उसके सिलसिले में ये काम किया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत डेंजरस ट्रेंड है और पूरी दुनिया इसकी वजह से एक होस्टेज है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और जियोपॉलिटिक्स में जो मेस और जो टमल्टुअस सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा सर, मैं समझता हूं ये कि बताइए कि दूसरे- रफा क्रॉसिंग जो है, जो मुआहिदा हुआ था, उस मुआहिदे के तहत रफा क्रॉसिंग से 6000 के करीब जो है वो लोगों की आमदोरफ्त हुआ करनी थी, लेकिन उसको महदूद रखा गया। इस हद तक रखा गया कि ग़िज़ाई अद्वियात की ग़िज़ाई जो है अजनास और अद्वियात उनकी किल्लत होने लगी। 10 के करीब अमवात जो हैं वो इस वजह से रिपोर्ट हो रही हैं बाकायदा तौर पे। तो रफा क्रॉसिंग का मामला इस हद तक इजराइल अपने हाथ में क्यों रखना चाहता है, उसे क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और दुनिया इस मामले के ऊपर अभी खामोश क्यों है? देखिए, जो दुनिया की खामोशी है वो तो आपने देखा कि कोई भी प्रिंसिपल पोजीशन के साथ दुनिया नहीं जा रही, दुनिया पावरफुल लोगों के साथ जा रही है। ये बिल्कुल गाजा की जो एक सेंसलेस वॉर है, जो एट्रोसिटीज कमिट की है, ना सिर्फ रफा क्रॉसिंग जहां एक ह्यूमैनिटेरियन एड जो कि पैलेस्टीनियंस की तरफ जानी थी, आपने देखा कि पैलेस्टीनियंस के रेफ्यूजी कैंप्स को, उनके एड कॉन्वॉयज को और उनके स्कूलों को, उनके हॉस्पिटल को एक अटैक किया गया इजराइल की जानब से। और उस इजराइल की वॉर मशीन को जो एड कर रहा है वो यूएस की वेपन्स और आर्म्स की सप्लाई है जो कंटिन्यूसली जारी है। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक इंसानी अलमिया है जो कि इस दौर में हम ये देख रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि दुनिया में जिसे कहते हैं कि आप यू हैव टू फेंड फॉर योरसेल्फ, दुनिया में कोई किसी राइट की तरफ साथ देने के लिए बहुत कम ममालिक ऐसे हैं कि जो कि एक्टिवली करते हैं। एड कॉन्वॉयज को रोका गया, ना सिर्फ रफा क्रॉसिंग में बल्कि जो एड थ्रू सी आ रही थी उस पर लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। और वो जो ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज हैं, जो मेडिकल सप्लाईज हैं, उनको टारगेट करना एक इंसानियत के मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा एक्ट है कि जिसके लिए इजराइल और यूएस को इंशाल्लाह इंटरनेशनल कम्युनिटी होल्ड करेगी। और वक्त आएगा कि जब इनको दे विल हैव टू पे द प्राइस फॉर देयर एट्रोसिटीज इन गाजा। सर ये क्या समझते हैं आप कि वो वक्त आना कैसे है, अकाउंटेबिलिटी होनी कैसे है? दुनिया की बड़ी ताकतें उसी की सफबंदी के अंदर शुमार होती हैं, उसी के साथ खड़ी होती हैं, उसी के साथ हिलहाक होते हैं। पसे पर्दा बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जिनके साथ हम भाईचारे की भी बातें करते हैं, वो भी उन्हीं के साथ खड़ी होती हैं। तो ये सरमायादाराना निज़ाम है, जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से होगी, और ये कैसे टूटेगा? देखें, जो एक इंटरनेशनल गवर्नेंस ऑर्डर है, जो कि हम पूरी इंसानियत की ख्वाहिश है कि एक रूल बेस्ड और एक जस्ट और एक एक्विटेबल इंटरनेशनल ऑर्डर हो, जहां इंटरस्टेट रिलेशंस, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इंफॉर्मेशनल हो, वो एक तरीके से गवर्न हो, एक दूसरे के पीसफुल को एग्जिस्टेंस, एक दूसरे की सॉवरेनिटी, एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और उनके जो लेजिटिमेट नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको एक दूसरे को अकोमोडेट जब तक नहीं करेंगे तो दुनिया इसी तरह जंग के धाने पे खड़ी रहेगी और इसी तरह ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो होती रहेंगी। मैं ये समझता हूँ इसके एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट एक ये भी है कि एक जो यूएस एक हेजेमोनिक पावर है वो ये समझती है कि दुनिया में कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन रहनी चाहिए, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, ताकि उनका एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का पहिया चलता रहे और एक जो उनकी एबिलिटी है टू चर्न आउट वॉर मशीन्स, वो एक उनकी इकोनॉमिक सर्वाइवेबिलिटी के लिए वो ये समझते हैं कि उसको। दूसरा, वो चूंकि वो अपने आप को एक सुपर पावर समझते हैं, एक टोटल सोल सुपर पावर समझते हैं, जबकि दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है। अभी आपने देखा होगा कि चाइना और रशिया की जो समिट हो रही है वो एक फ्रेंडशिप और एक वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस का मैसेज दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि दुनिया में एक डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स होने चाहिए और दुनिया की ऐसी कि जहाँ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी हो और पूरी दुनिया में अमन का निज़ाम कायम हो और एक जस्ट और इक्विटेबल ऑर्डर हो।
जहां तक कैपिटलिस्ट टेंडेंसी या कैपिटलिज्म का ताल्लुक है, वो भी मैं ये समझता हूँ कि दिस इज ऑन इट्स वे आउट। तो जो ग्लोबलाइजेशन थी वो खत्म हो रही है, तो रीजनलिज्म की तरफ जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि एक इसको सेटलमेंट, नए वर्ल्ड ऑर्डर को सेटल होने में थोड़ी देर लगेगी, लेकिन ये है कि इवेंचुअली लोगों को और स्टेट्स को पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की तरफ जाना चाहिए, और हमें प्रॉस्पेरिटी थ्रू पीसफुल मींस जो है हासिल करनी चाहिए। और ये प्रॉस्पेरिटी जो है उसको हासिल करने के लिए तगोदो करनी चाहिए। कुछ सालों के बाद इसका मंजरनामा वज़ा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये मंजरनामा जो है वो बेहतर समत के अंदर और बेहतर सूरत के अंदर नुमायां होकर सामने आए। बहुत शुक्रिया वाइस एडमिरल रिटायर्ड हाशिम बिन सईद साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, ईरान अमेरिका जंग के असरात सिर्फ ईरान या अमेरिका तक महदूद नहीं रहे, बल्कि पूरी दुनिया ही अब इस जंग की कीमत चुका रही है। ईरान में भी जंग शुरू होने के बाद पहले से बदहाल मईशत मजीद मुश्किलात से दोचार हुई। डॉलर के मुकाबले में ईरानी करेंसी रियाल की कदर तेजी से गिर रही है, जिसके बायस महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। सनतों की रफ्तार सुस्त पड़ चुकी, बेरोजगारी मुसलसल बढ़ रही और इस्फहान में वाक़ ईरान की एक मुबारका स्टील कंपनी इस बहरान की एक वाज़ेह मिसाल बनकर उभरी है। ईरान पे हमलों के बाद इस फैक्ट्री के 27,000 से ज़ायद मजदूर गैर यकीनी सूरत हाल के शिकार हैं। जंग से पहले एक तकनीकी कारकुन की माहाना आमदन 100 मिलियन तोमान यानी तकरीबन 1 अरब रियाल या $568 के करीब थी, लेकिन ये अब कम अज कम कानूनी उजरत से भी 5 गुना कम हो चुकी है। ये फैक्ट्री सिर्फ एक मिसाल है, क्योंकि इस वक्त पूरा खित्ता इसी किस्म की गैर यकीनी हालात का सामना कर रहा है। इसी पूरे मंजरनामे में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट एक वसी तर तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट के मुताबिक तेल की कीमतें अगर 28 फरवरी से पहले की औसत कीमत के मुकाबले में 50% तक बढ़ती हैं, तो 2026 में दुनिया भर में काम के औकात में 0.5% और 2027 में 1.1% कमी आ सकती है। ये कमी 2026 में तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख और 2027 में 4 करोड़ 30 लाख कुल वक्ती मुलाजमतों के खात्मे के बराबर होगी। आलमी बेरोजगारी की शरह में 2026 में 0.1% और अगले साल 0.5% इजाफा मुतवक्के है। मजीद तशवीशनाक पहलू हकीकी आमदनी में कमी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में मजदूरों की हकीकी आमदनी 1.1% और 2027 में 3% तक कम हो सकती है। मशरक़ वस्ता, खलीजी रियासतें और मशरक़ बईद के खित्ते सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे और ये असरात कोरोना वबा से भी ज्यादा शदीद हो सकते हैं। इस जंग से सबसे ज्यादा तारकीन वतन मजदूर मुतासिर होंगे जो तामीरात, सनत, ट्रांसपोर्ट और खिदमात के शोबों में काम कर रहे हैं। इसी तरह खलीजी ममालिक की जानिब से जनूबी और जनूब मशरक़ी एशिया के मजदूरों की तलब में कमी से भी तरसीलाते ज़र मुतासिर होंगी, जो कि कई मईशतों के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक ताज़ा रिपोर्ट हालिया बहरान के मुआशी पहलुओं को मजीद वाज़ेह करती है। बैंक ने एशिया की मुआशी शरह नमू का तखमीना कम करके 2026 के लिए 4.7% और 2027 के लिए 4.8% कर दिया, जो पहले 5.1% था, जबकि अफरात-ए-ज़र का तखमीना बढ़ाकर 5.2% कर दिया गया, जो पहले 3.6% था। अगर जंग मजीद शिद्दत इख्तियार करती है और तेल की कीमतें बुलंद रहती हैं, तो तरक्की की शरह मजीद गिर के 4.2% तक आ जाएगी, जबकि अफरात-ए-ज़र की शरह 7.4% तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब यह है कि तवानाई, महंगी तजारत, सुस्त और मालियाती हालात मजीद सख्त हो जाएंगे और इन हालात से मशरक़ वस्ता के अलावा पूरा जनूब मशरक़ी एशिया भी मुतासिर हो रहा है। आबनाए हरमुज़ के जरिए तेल बर्दाश्त जहाज़ों की आमदरफ्त में मार्च के बाद 98% कमी ने तवानाई की कीमतों को ऊपर धकेल दिया है, जिससे पैदावार और तरसील का निज़ाम बदतरीन तौर पर मुतासिर हुआ। इंडोनेशिया, फिलिपाइन और थाईलैंड समेत खित्ते के मुतअद्दिद ममालिक में सनती शोबे में छांटियां बढ़ रही हैं, जबकि सयाहत का शोबा शदीद दबाव में है, जो लाखों अफराद को रोजगार फराहम करता है। इदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि फ़ज़ाई किरायों और ईंधन की कीमतों में इजाफे के बाद सयाहों की आमद में 48% कमी आई और कशीदगी बरकरार रही तो ये कमी 62% तक जाएगी। थाईलैंड को रवां साल 30 लाख कम सयाहों की आमद का खदशा है। ये तमाम इदाद-ओ-शुमार एक ही हकीकत की तरफ इशारा करते हैं कि 28 फरवरी को शुरू होने वाली जंग सिर्फ एक जुग्राफियाई तनाज़ा नहीं, बल्कि एक ऐसा मुआशी ज़ल्ज़ला थी जो बतदरीज आलमी लेबर मार्केट, तवानाई के निज़ाम और इलाकाई मईशतों की साख्त को बदल रहा है। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, लोगों को तो सिर्फ जंग दिखाई देती है जिसके अंदर कुछ ममालिक शामिल हैं, तेल की कीमतें बढ़ी हैं, जंग खत्म होगी, तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी, ये लोगों का जहन है। उनको ये लगता है हालात दिनों में पुराने दिनों की तरफ वापस लौट जाएंगे। आप इस पूरे मंजरनामे का इहाता किन अल्फाज में करते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो ये 2021 से एक ही बात कह रहा हूँ
कि ये 9/11 के बाद फैसलाकुन दौर है अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। इसका मकसद बुनियादी है, इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल है उसके नक्शे में मजीद रंग भरना, उम्मत मुस्लिमा को मजीद तकसीम करना, मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं उनके आपस में इख्तलाफात करना, ईरान को नुकसान पहुंचाना। ये बात मैं मुस्तकिल 2021 से कह रहा हूँ। और उसका एक मकसद ये भी था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी हो। उसकी वजह ये थी कि जब अमेरिका ने वहाँ से 2021 में अफगानिस्तान से बाहर निकले थे तो हथियार छोड़ गए थे अरबों डॉलर की, ताकि वो हथियार दहशतगर्दों को मिले और वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हों। ये तमाम बातें 2021 से मैं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल सही साबित हुई हैं। अब जो सूरत हाल है उसमें आप ये देखेंगे कि अब ये जंग अगर ख़त्म भी हो जाए तो आलमी मईशत पर इसके मनफी असरात पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा जो है दुबई मुतासिर होगा और सबसे ज़्यादा इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान मुतासिर होगा। मैं ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अब मैं पाकिस्तान की आपको बात क्यों कह रहा हूँ, मैं सर मेरा एक सवाल ये, आपने कहा मुतासिर होंगे, अभी एक हालिया डेवलपमेंट ये है कि वो नजर सानी करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से, कि इस पूरे मंजरनामे में यूएई को ये लगता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का बिगाड़ उसको सूट नहीं करता। ये अभी रात की डेवलपमेंट दिखाई देती है। आप इन दो मुमालिक का तज़किरा इस पूरे खित्ते में से क्यों कर रहे हैं? एक वो जो बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता है, एक वो जो तरक्की पजीर में शुमार होता है। तो खित्ते में तो बाकी और मुमालिक भी हैं, तो फिर हम ही क्यों? नहीं, मैं आपको पहले बता दूं हम क्यों। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको आप देखें कि अगर मिसाल के तौर पर जो अपने वसाइल के बजाय बैरूनी वसाइल पर इन्हिसार कर रहा है। मैं दो जुमलों में आपको वाज़ेह कर दूं। आपके हमारे जो अभी रिजर्व थे 2 हफ्ते चंद दिन पहले तक, वो 16 अरब डॉलर के थे टोटल स्टेट बैंक की। उसमें से 8 अरब डॉलर सऊदी अरब के और 3.5 अरब डॉलर जो है चीन के थे। तो अगर 11.5 अरब डॉलर आपके दूसरों के हैं तो आपके पास तो रिजर्व ही नहीं है, नंबर एक। दूसरे कि पाकिस्तान खित्ते का ऐसा मुल्क है और जो पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं है कि जुलाई से अगर आप अप्रैल तक देखें तो हमारी इंपोर्ट्स हैं 57 बिलियन डॉलर्स और हमारी एक्सपोर्ट है 25 अरब डॉलर। यानी इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट से दुगनी से ज्यादा है। क्या पाकिस्तान में ये मिसाल पहले मौजूद है? क्या भारत में, बांग्लादेश में या दूसरे मुल्कों में मिसाल मौजूद है? जवाब नहीं। हमने बेतहाशा इंपोर्ट्स की हैं अशराफिया को नवाजने के लिए और एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाया। उस एक्सपोर्ट को नुकसान हुआ, उसको बढ़ाया तरसीलात से। क्या हमें पता है कि हमारी जो तरसीलात हैं आज की तारीख में अप्रैल तक, जुलाई से 9 अरब डॉलर हैं, ज्यादा हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से। यानी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम है, रेमिटेंस से ज्यादा है। हमारे दुश्मन भारत की मिसाल लें तो उनकी बरामदात जो है वो 777 अरब डॉलर हैं और उनकी रेमिटेंस 124 अरब डॉलर है। तो हमने जो ये तमाशा किया कि इंपोर्ट्स बढ़ाएं और उसको जाली रेमिटेंसेस के जरिए फाइनेंस करें, तो अब जो बड़ा नजर आ रहा है कि रेमिटेंसेस मुतासिर होंगी। उसकी वजह यह है कि मशरिक़ी वस्ता के जो ममालिक, हमारा 50% से ज्यादा मशरिक़ी वस्ता से रेमिटेंसेस आती हैं, वो खुद मुश्किलात का शिकार होंगे, खासतौर से दुबई। और उनसे थोड़े बहुत ताल्लुकात में कशीदगी आई है। उन्होंने जो अपने रिजर्व हमारे 3.5 अरब डॉलर अचानक वापस लिए थे और उन्होंने इसराइल का कैंप भी ज्वाइन कर लिया है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अमेरिका का कैंप भी ज्वाइन कर लिया है। उनके ताल्लुकात सऊदी अरब से सख्त कशीदा हैं। लेकिन खत्ते में पाकिस्तान इतना ताकतवर मुल्क है, इसकी एक ताकतवर फौज है। आजकल अमेरिका की हमदर्दी है, इसलिए यूएई पाकिस्तान से इसलिए नहीं बिगाड़ना चाहता कि हमारे वहाँ पर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत है वहाँ पर, चोरी के पैसा लोगों ने वहीं लगाया हुआ है। तो अल्टीमेटली वो ख़राब ताल्लुकात तो रहेंगे मगर पहले जैसे नहीं आएंगे। तो पहले तो मैंने अब आपको बताया कि हमारी रेमिटेंसेस 9 अरब डॉलर ज्यादा है एक्सपोर्ट से, जो ऐसा होता नहीं, ये खुदकशी है, ये मुतासिर होगी। दूसरे रिजर्व का मैंने आपको बताया कि हमारे रिजर्व नहीं है। मगर तीसरी बड़ी मैं आपको बता दूं कि हमारा लोगों को हमने ये किया कि डॉक्टर साहब कैसे कह सकते हैं कि रेमिटेंसेस जो हैं ये फैब्रिकेटेड है? देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट, मैं कह रहा हूँ 15 वर्षों से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा कराई गई थी, उसमें ये बताया गया था कि एक साल में अगर 17 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आई तो उसका 80% से ज्यादा फॉरेन करेंसी अकाउंट से बाहर चला गया। लेकिन इससे बड़ा सबूत जो मैंने खुद दिया है, अपनी किताब में भी लिखा है इससे पहले, दहशतगर्दी सियासत में और इस्लामी बैंकारी की किताब में, कि जनाब ये तो कारकुनों की तरसीलात थी। ये कहा गया था कि कारकुनों की तरसीलातें टैक्स फ्री होगा। लेकिन मेरे पास जो अब तफसील आ रही हैं वो ये है कि 50,000 डॉलर 75,000 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आ रही हैं। 1 लाख डॉलर की जो रेमिटेंस आती है
उस पर 50 लाख रुपए का टैक्सों का नुकसान होता है। तो जो मेरे कारकुन भाई छोटे छोटे रेमिटेंसेस भेजता हूँ, मैं उनको सल्यूट करता हूँ, वो पाकिस्तान की क्या खिदमत कर रहे हैं। लेकिन अब ये हो रहा है जो कि FBR ने तस्लीम किया है, मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ और मैंने तो उसके सबूत पेश किया अपनी किताब में, कि यहाँ से चोरी का पैसा बाहर जाता है, वो पैसा रेमिटेंसेस के जरिए वापस यहाँ आता है और टैक्सों का नुकसान होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि 9/11 जब आया था तो $1.5 अरब की रेमिटेंस आया करती थी, अब आप $41 अरब की ला रहे हैं। ऐसा दुनिया में कहाँ हुआ है? ऐसा मुझे आप बता दिए दुनिया में कहाँ हुआ है? भारत के मुकाबले में हमारी रेमिटेंसेस GDP के तनासुब से कई गुना है और एक्सपोर्ट हमारी कई गुना कम है। तो ये तो साबित सबूत मौजूद है। तो टैक्सों की वसूली बढ़ेगी, काला धन सफेद होना बंद होगा और रेमिटेंस कम हो जाएगी, फिर आप एक्सपोर्ट पर एम्फेसिस करेंगे। अब बदकिस्मती से मैं फिर वापस आता हूं डॉक्टर साहब अपने टॉपिक के ऊपर, कि अभी जिस तरीके से एदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं इस जंग के हवाले से और जिस तरह ईरान की अंदरूनी सूरत हाल का अंदाज़ा जो है वो दुनिया को मालूम हो रहा है, इसी तरह बैरूनी दुनिया में मौजूद जो पाकिस्तानी है या बैरूनी दुनिया में मौजूद कहीं भी कोई शख्स है, किसी भी मुल्क से उसका ताल्लुक है, तो आप समझते हैं कि इस जंग के असरात कहीं ना कहीं उसे भी भुगतना पड़ेंगे किसी ना किसी सूरत में? इसमें इस बात का हकीकी खतरा मौजूद है कि मशरिकी वस्ता में जो पाकिस्तानी गए हैं, मैं यूरोप अमेरिका में नहीं समझता, अगर वहां की मईशत खराब होती है, जैसे दुबई की मईशत अगर अभी जितनी तबाह हुई है इतनी वो किसी की नहीं हुई, अब वो किस हद तक रिकवर होती है वो देखना है। इसलिए कि वहां से जो पैसा था दूसरे मुल्कों का था, अब जो वहां से निकल रहा है तो वो उनके पास क्या अल्टरनेट है? वो सिंगापुर लेके जाएंगे, पाकिस्तान तो नहीं लाएंगे। तो दुबई किस हद तक वापिस आता है इसको देखना पड़ेगा। लेकिन ये यकीनी है कि जो नए लोग जा रहे थे वहां पर UAE में, उनमें कमी आएगी, लेकिन वापस कितने आते हैं ये अभी देखना पड़ेगा। ये बेयकीनी की कैफियत है। इसका मतलब ये है कि मशरिकी वस्ता में जो मुश्किलात आएंगी उसका वहाँ के लोगों पर भी असर पड़ेगा और पड़ रहा है। जो पाकिस्तानी है खास तौर पर, क्योंकि हमारे साथ थोड़ा सा मुश्किल पेश आई, हिंदुस्तान के जो लोग वो खुश हैं वहाँ पर, लेकिन पाकिस्तानी मुश्किलात में हैं। लेकिन मैं समझता हूँ वो ताल्लुकात किसी न किसी हद तक बेहतर होंगे, लेकिन पाकिस्तान से मजीद वहाँ पर लोग नहीं जाएंगे और जो पाकिस्तानी हैं उनकी बहरहाल मुश्किलात बढ़ेंगी, इसलिए कि वहाँ की मईशत खराब हो रही है। मुमकिन है वहाँ टैक्सेशन लगा दें, मुमकिन है वो रेस्ट्रिक्शन लगा दें कि भाई आप जो यहाँ कमाते हैं सारा पैसा बाहर नहीं भेज सकते, या आप अपने मुल्क में रखें या हमारे पास छोड़ नहीं करते। इसका मतलब ये है कि हमें ये सोचना होगा कि अगर ये हमारे लोग वापस आते हैं तो क्या उनके लिए रोजगार के मौके होंगे? क्या हम सनअती तरक्की कर रहे हैं? क्या हम लोगों को स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं? क्या हमने ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं कि ये लोग जो पाकिस्तान वापस आए तो उनको रोजगार मिले, वो सड़कों पर ना आ जाएं? ये इसलिए भी जरूरी है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे मुल्क के हैं वो पाकिस्तान वापस आए, खासतौर से वो लोग जिनकी फैमिलीज नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। जो मजदूर भाई यहाँ गए हैं उनकी फैमिली यहाँ है, बाप की शफकत नहीं मिल रही, तो पैसे का इतना लालच भी ना करें। मैं ये चाहता हूँ कि जो फैमिलीज के साथ गए बाहर वो रहें और जो मजदूर अकेले गए हैं वो पाकिस्तान वापस आए। और मैंने उसके लिए हुकूमत को ये कहा है कि आप लोग कई अरब डॉलर की कर्जे दें, रुपए के, पाकिस्तानियों को, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, लोग अपना रोजगार शुरू करें और बैंकों को ये पाबंद किया जाए कि वो उनको कर्जे दें और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 20% डॉक्टर साहब आपका मशवरा तो जायज कि वापस बुला लिया जाए, लेकिन सर ये वापस बुलाने की गर्दान तो हमने बरस हा बरस देखी, दहाई दर दहाई देखी कि वापस आ जाओ, इस मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जो वापस भी आए थे उनके अपने हालात माठे हो गए, तो फिर किस बुनियाद के ऊपर उनकी वापसी की हम तलकीन करते हैं? देखिए मैंने ये नहीं कहा उनको वापस बुला लिए थे, मैंने ये कहा था कि अगर उनको वापस आना पड़ता है, वहां के हालात खराब होते हैं, वो उनका वीजा रिन्यू नहीं करते, उनकी नौकरी खत्म कर देते हैं, तो हमें तैयारी करनी चाहिए कि जब वो यहाँ वापस आए, मैंने ये नहीं कहा बुलाएं, जब यहाँ वापस आए तो उनको एकोमोडेट कर सकें। लेकिन मैं आपको एक फिगर दूं तो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। देखिए आज मैंने सारी दुनिया में बड़ी टॉप पोजीशंस पे बैंकिंग की है, पाकिस्तान में भी की है, यूरोप में भी की है। आज एक ऐसी फिगर मेरे पास है जो ना अमेरिका में है, ना यूरोप में है, ना मिडिल ईस्ट में है, ना इंडिया में है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान में भी नहीं थी। तिजारती बैंकों का क्या काम है? कर्जे दें सनत के लिए, तिजारत के लिए, ज़राअत के लिए। क्या हमें पता है कि पाकिस्तानी बैंकों ने मजमूई तौर पर जो कर्जे इस वक्त दिए हुए हैं वो हैं 14,600 अरब रुपये सिर्फ, और हुकूमत को जो कर्जे दिए हैं या हुकूमत के सिक्योरिटीज में जो लगाए हैं वो 39,000 बिलियन रुपीज हैं,
ये सारी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। अरे भाई, आप हुकूमत को सरमायाकारी के लिए दे रहे हैं कि आपका बजट खसारा हम पूरा करते हैं, आप टैक्सों की चोरी ना रोकें, आप शाना अखराजात ना कम करें। इतने कम कर्जे पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं दिए गए थे। हम जब पाकिस्तान में सीनियर पोजीशन पर काम करते थे तो स्टेट बैंक ये कहता था कि अगर आपने इतने कर्जे नहीं दिए तो आप पे जुर्माना होगा। अब हुकूमत क्या, स्टेट बैंक कहता है कि आप हुकूमत की सिक्योरिटीज में लगा दें, बजट खसारा पूरा करें। तो अगर आप 10-15 हज़ार अरब रुपए के कर्जे मजीद दें तो पाकिस्तान में जो बेरोजगारी है वो पहले खत्म होगी। जो लोग यानी कर्जे देने का जो उसूल है उसको इस तरीके से मुमकिन बनाया जाए कि सही जगह पे इन्वेस्ट करें जहां से रिबेट की सूरत में चीज़ें मिलें और पाकिस्तान से ये गुर्बत के अंदर खात्मा हो सके और बेरोज़गारी का खात्मा करके पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट की सूरत में उस मंजरनामे को वज़ा किया जा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वादा मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।